नमस्कार, मुंबई के खाला घोड़ा इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की हम शुरुआत करेंगे बंगाल से, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचे। उन्होंने नेताजी की जमकर तारीफ की और साथ ही ये भी कहा कि आज से नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने हमें ये बात सिखाई है कि अगर कोई विचार बहुत सरल नहीं है, साधारण नहीं है, अगर इसमें कठिनाइयां भी है, तो भी कुछ नया करने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप किसी चीज में भरोसा करते हैं, तो आपको उसे प्रारंभ करने का साहस दिखाना ही चाहिए। एक बार को ये लग सकता है कि आप धारा के विपरीत बह रहे हैं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य पवित्र है तो इसमें भी हिचकना नहीं चाहिए। लेकिन इसी कार्यक्रम में पीएम के बोलने से पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गईं। दरअसल मंच पर जब वो संबोधन करने पहुंची तब वहां पर मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगे, जिसके बाद नाराज ममता बनर्जी ने भाषण देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आमंत्रित कर अपमान करना ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ मर्यादा होनी चाहिए। ये सरकारी कार्यक्रम है, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं। जय हिंद, जय बांग्ला। এবারে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জিকে অনুরোধ জানাবো তার বক্তব্য রাখার জন্য। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 59 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच में अनबन अब भी जारी है, लेकिन इस सब के बीच किसानों ने अब यह दावा किया कि उन्होंने जो ट्रैक्टर रैली की मांग की थी, जो ट्रैक्टर परेड की मांग की थी, उसे दिल्ली पुलिस ने अनुमति दे दी है। किसानों का दावा है कि इस परेड में करीबन 1.5 लाख ट्रैक्टर जो हैं वो शामिल होंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने अब तक कोई भी लिखित आश्वासन नहीं दिया है। किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार के दिन कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में दरअसल एक मार्च राजभवन तक जाना था, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी गई, साथ ही साथ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनके बेटे समेत कुल 20 नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं। बस एक छोटी सी बात यह है कि फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्यपाल अपने निवास में नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में मार्च निकाला। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पचौरी सारे लोग इस गाड़ी में और बड़ी तादाद में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं। इन सब की मांग यही है कि जो 3 नए कृषि कानून हैं उसको वापस लिया जाए। लेकिन उन्हें रोकने खुद भोपाल डीआईजी इरशाद वली ने कुछ यूं मोर्चा संभाला। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोशनपुरा के पास ही रोक दिया। पहले चेतावनी दी, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आखिर में लाठियां भांजी गईं। तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता कोशिश कर रहे थे इस बैरिकेड को पार करने की। अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो तमाम बड़े नेता ट्रक पर थे वो पीछे जा रहे हैं। कोशिश यही थी, कुछ देर पहले आपने देखा था कि मांडवी चौहान जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं
और तमाम कार्यकर्ता हैं वो रंग महल पर। ये लक्ष्मण सिंह, ये बैरिकेड गिर गया यहाँ पर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और यहाँ पर ये बैरिकेड गिरा है। ये उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर कैनन चालू हो गया है ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीछे धकेला जा सके। पानी की बौछारें चल रही हैं। कांग्रेस ने इसमें गुंडागर्दी बताया तो बीजेपी का कहना था कि किसानों के नाम पर प्रपंच बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार अगर ये डंडा चलाने से हमको डराना चाहेगी तो हम इनसे डरने वाले नहीं। ये सरकार सुन ले हमारी बात कि आज सुबह 104 डंडे जलाने से हमको किसानों को डराने की कोशिश करोगे। आज तो शांतिपूर्वक था मार्च। हम भी चाहते हैं कि जो निर्णय और शांति से निपटे। गांधीवादी विचारधारा के लोग हम लोग हैं। हम दिल्ली में भी हमारे साथी गांधीवादी विचारधारा के माध्यम से ही वहां पर सरकार से बात कर रहे हैं। अगर सरकार इस तरह की घटना कृत्य करेगी तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको यदि कोई प्रपंच करना है, कोई छल करना है किसानों के नाम पर, तो इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये आपका कुल मिला के जो पूरा खेल था, ये आपकी सत्ता जाने की भड़ास थी। इसको किसानों के नाम पर मोड़ने का प्रयास ना करें। किसानों के लिए आपने स्वयं ने 15 महीने की सरकार में और 10 साल की मनमोहन सिंह की सरकार में क्या किया है, पहले इस बात का जवाब दें। प्रदर्शन में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को चोट लगी तो कुछ पुलिसकर्मियों को भी। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। भारत में कोरोना से बचाव वाले टीकाकरण को शनिवार के दिन 8 दिन पूरे हो चुके हैं और अब तक 15 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लग चुके हैं। शुरुआत में थोड़ी झिझक के बाद टीकाकरण ने रफ्तार पकड़ लिया है। शनिवार की अगर बात करें तो 1,46,000 लोगों को टीके लगे हैं। भारत में टीकाकरण अभियान शुरू हुए 1 हफ्ता हो गया है और अब उसके आंकड़े बढ़ने लगे हैं। पहले दिन 1,90,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगे थे तो 7वें दिन लगभग 3.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगे। आंकड़ों में बढ़त की एक वजह कोविन डेटाबेस में सुधार भी है, जिसके तहत अब स्वास्थ्य कर्मी जब चाहे टीका लगवाने आ सकते हैं। यानी जिन स्वास्थ्य कर्मियों को तारीख नहीं मिली है वो भी आकर टीके लगवा सकते हैं। दिल्ली भर के अस्पतालों में शनिवार को टीका लगवाने के लिए लोग आते रहे। राजधानी के 4 अस्पतालों ने 100 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य भी पूरा कर लिया। ये अस्पताल थे LNJP, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, GTB हॉस्पिटल और दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। जैसे मेरे पास भी कोई SMS नहीं आया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये एक बहुत अच्छा प्रायोरिटी है और हमें जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने बोला है कि अभी आपको अकोमोडेट करके हमको भी वैक्सीन दे देंगे। हो सकता है कि लाइन में आने में मुझे 4-5 दिन और लग जाते, तो इट्स बेटर टू गेट इम्यूनाइज्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। आई जस्ट गॉट वैक्सीनेटेड, सो आई वुड एक्चुअली मुझे अभी टीका लगाया गया। मैं हर स्वास्थ्य कर्मी को इसे लगवाने को कहूंगा। ये आपका फर्ज भी है और पेशेवर जिम्मेदारी भी। अगर स्वास्थ्य कर्मी होकर टीका नहीं लगवाएंगे तो आम जनता को क्या संदेश जाएगा? सोल रिस्पांसिबिलिटी एंड ड्यूटी। प्रशासन का कहना है कि ज्यादा लोगों के आने से टीके भी कम जाया होते हैं और उन्हें लगाने वालों का वक्त भी बर्बाद नहीं होता। Once a while is open. अगर टीके लगवाने ज्यादा लोग नहीं आए तो काम कर रहे लोगों के वक्त की बर्बादी होगी। अगर सिर्फ 6 या 7 लोग आए तो 3 से 4 डोज बर्बाद हो जाती हैं। So 3 or 4 doses they are going waste. भारत कोविड वैक्सीन का निर्यात भी कर रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने 20 लाख टीके देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनका देश सम्मानित महसूस करता है कि वो अपने एक दोस्त के जरिए वैश्विक चुनौती से निपटने में मिलकर कामयाब रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया कि सम्मान हमारा है और भारत स्वास्थ्य सेवा में सहयोग को मजबूत करना जारी रखेगा। भारत पहले ही 7 पड़ोसी देशों को वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत मुफ्त में टीके भेज चुका है। ब्राजील के अलावा सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को, बांग्लादेश और म्यांमार को भी ये टीके बेचे जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत का शुक्रिया अदा किया है। भारत में अब तक कुल 15 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जिसमें से तकरीबन 1200 ऐसे केसेस आए हैं जहां पर लोगों को टीका लगवाने के बाद छोटी मोटी दिक्कतें हुई, पर ये कुल टीकाकरण के 1% हिस्से से भी कम है। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन संजय कौशिक और शरद शर्मा के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका BMC पर भी कोरोना का असर साफ तौर पर देखने मिल रहा है। दरअसल पिछले साल BMC ने करीबन 33,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, लेकिन अब BMC के पास ही पैसों की कमी आ गई है, जिसे देखते हुए अब अधिकारी म्युनिसिपल बॉन्ड्स के जरिए पैसा इकट्ठा करने पर विचार कर रहे हैं। साल 2020-21 के लिए
33,441 करोड़ का बजट पेश करने वाले बीएमसी के पास जनवरी 2021 आते आते पैसों की कमी हो गई है। कोरोना और दूसरे टैक्स कलेक्शन में आई कमी का असर ये हुआ कि बीएमसी अब म्युनिसिपल बॉन्ड्स के जरिए पैसा इकट्ठा करने पर विचार कर रही है। हर एक पैसा अच्छे मार्ग से आता है तो ज़रूरत है, लेकिन जैसे आपने कहा कि जो जीएसटी का प्रॉब्लम वो तो बहुत ही बड़ा है, उसमें जो फ्लो आना चाहिए वो नहीं हो रहा है जी। और हमारा जो मालमत्ता कर रहता है वो भी अभी कम हुआ है जी। हर एक में कटौती लगी है, कोविड-19 से तो ज़्यादा लगी, उसके लिए इम्प्रूव करना है और उसको वही शान में रखना है, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीएमसी को करीब 6,500 करोड़ रुपयों की जरूरत है। अगले साल होने वाले चुनाव के कारण पार्षद ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी और दूसरे कई टैक्स कलेक्शन में आई कमी का असर बीएमसी की तिजोरी पर पड़ रहा है। बीएमसी में विपक्ष में बैठी कांग्रेस म्युनिसिपल बॉन्ड्स का स्वागत तो कर रही है, लेकिन उसका कहना है कि बीएमसी के मौजूदा हालात के लिए शिवसेना जिम्मेदार है। महानगर पालिका का जो है पूरा भारतवर्ष में एक नाम है, एक फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से महानगर पालिका बहुत स्ट्रांग है, सक्षम है। इसके लिए बॉन्ड निकालेंगे तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल के लिए जो पैसे की जरूरत है उस बॉन्ड के माध्यम से पैसा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। जब कुछ अच्छा होता है तो जो रूलिंग पार्टी श्रेय लेता है, लेकिन ऐसे वक्त में भी ये जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट या फाइनेंशियल का जो खराब हो रहा है तो उसका भी जिम्मेदारी राज्य स्टेट गवर्नमेंट महानगर पालिका के सत्ते में जो बैठे हैं वो भी लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। फिलहाल बीएमसी के हर पार्षद की कोशिश यही है कि चुनावी साल से पहले ज्यादा से ज्यादा फंड उन्हें मिले ताकि वो अपने इलाके में काम कर लोगों से वोट मांग सकें। लेकिन एक दूसरा सवाल ये भी उठता है कि ये पार्षद केवल चुनावी साल में ही काम करेंगे या उसके बाद भी। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से हो रही हैं गणतंत्र दिवस की तैयारियां। कमांडर्स लेफ्टिनेंट कमांडर सुनील फोगाट, राजपथ पर 72वें गणतंत्र दिवस का फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ। पहली बार राजपथ पर रफाल ने उड़ान भरी तो वहीं यूपी की झांकी में राम मंदिर दिखा। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल। कदम ताल करते सेना के जवान। कोविड का असर परेड पर साफ दिखा। पहले एक दस्ते में 144 सैनिक हुआ करते थे, जो अब घटकर 96 रह गए हैं। परेड विजय चौक से होकर नेशनल स्टेडियम तक गई, जो पहले लाल किले तक जाती थी। परेड का खास आकर्षण रहा बांग्लादेश का 122 सैनिकों का दस्ता। मैन बैटल टैंक T-90 अपने रंग में दिखा तो ब्रह्मोस भी शान से गुजरा। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज की धमक देखते ही बनी। परेड में कोई कमी नहीं आई, बड़े जोश और होश के साथ सबने परेड में हिस्सा लिया। कोविड का टाइम्स है, डिस्टेंसेस बढ़ गए हैं, तो लेकिन उसके बावजूद जो है परेड खूब अच्छी तरीके से मार्च कर रही है। देश की संस्कृति और तरक्की को दिखाती 32 झांकियां भी शामिल हुई। आयोजन में अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का प्रारूप भी दिखाई पड़ा तो गुजरात का सूर्य मंदिर भी। जब 15 लड़ाकू विमानों ने आसमान में करतब दिखाए तो लोग एकटक देखते रह गए। रफाल का वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन देखते ही बना। सुखोई और जगुआर ने भी दिखा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। एहतियात भी बढ़ती गई और उत्साह भी दिखा। गणतंत्र के पर्व पर राजपथ तमाम झांकियों, हवाई करतब और आकर्षक परेड का एक बार फिर से गवाह बनेगा। पर उससे पहले
महामारी में सावधानी का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। नई दिल्ली के राजपथ से कैमरामैन एन रवि के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जी रोहित और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।